हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कितनी हसरत है तुझे पाने की सीज़न 2 है। सीज़न 1 में हम देखते हैं आनंद सरताज, एक जाना माना इलीगल कामों का बादशाह, जिसे राजवीर सिंघानिया अपना दुश्मन मानता है, जिसकी वजह से राजवीर का बचपन उसके बिन बाप का गुजरा है। अपने बाप तक पहुंचने के लिए राजवीर ने आनंद सरताज की बेटी वंदना से विवाह करने का फैसला किया, लेकिन यह जानते हुए कि उसके दिल में वैदेही के लिए बेपनाह मोहब्बत है, फिर भी अपने दिल की फीलिंग्स को इग्नोर कर वंदना से सगाई करने वाला है। वहीं वैदेही, जो एक समय में राजवीर से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन आज उससे नफरत करती है। पिछली कहानी जानने के लिए आप सीज़न 1 जरूर देखिए, और हम ये सीज़न 2 लेकर आए हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आनंद सरताज दुबई से भारत लौट आया है बॉस, और वह यहाँ आने के लिए निकल भी चुका है, सेरा ने राजवीर से कहा। यह सुनते ही राजवीर मुस्कुरा दिया और बोला, फाइनली हमारा प्लान काम कर गया सेरा। आनंद सरताज को आज तक किसी ने नहीं देखा, जो दुनिया से छुपता रहा, आज वो हमारे सामने आ जाएगा। उनके स्वागत की तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यस बॉस, आप बेफिक्र रहिए, मैंने सारा इंतज़ाम देख लिया है, सेरा ने कहा, और वह वहाँ से चला गया। तभी उसके कमरे में नीलमा जी यानी उसकी बड़ी माँ आती है और पूछती है, उस लड़की के बारे में क्या कहोगे जब वंदना और आनंद सरताज दोनों तुमसे सवाल करेंगे? बताओ राजवीर। बिना सोचे समझे उसे अपने घर लेकर आ गए। आज तो सेरा ने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन आखिर कब तक अपने दिल में उस लड़की के प्रति हमदर्दी छुपाते रहोगे? यदि वंदना को शक हो गया तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगी। राजवीर बोला, वह मेरी जिम्मेदारी है बड़ी माँ, जाने अनजाने में वह हमारे खेल की हिस्सा बन गई है। इन दिनों उसके साथ जो भी हुआ उसकी वजह मैं हूँ। रही बात वंदना के सवालों का, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं, आनंद सरताज पहुँचने वाला ही होगा। आनंद सरताज की बड़ी सी कार सिंघानिया पैलेस के सामने लगी। वह कार से निकलता है। एक 60 साल का व्यक्ति है, लंबा चौड़ा, उसकी दमदार पर्सनालिटी, चेहरे पर उम्र का प्रभाव नहीं है। वह अपनी कार से निकलता है और सिंघानिया पैलेस में बड़ी शान से एंटर करता है। यहाँ सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। आनंद सरताज अपने रौबदार आवाज में बोला, आई एम बैक। उसे देख नीलमा जी और निर्मला देवी दोनों की आंखें हैरानी सी फटी की फटी रह गई थी। सभी चौंक पड़े थे। वंदना अपने डैड के गले लगती है और बोली, वेलकम टू इंडिया डैड, मीट मिस्टर राजवीर सिंघानिया। आनंद सरताज बोला, इन्हें कौन नहीं जानता है, इंडिया मोस्ट हैंडसम का खिताब जीतने वाला और फेमस यंगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। राजवीर आनंद सरताज को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे कि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वह बोला, बहुत कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में। बहुत कुछ नहीं मिस्टर राजवीर, लेकिन जिसे अपनी बेटी देने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना ही पड़ता है। आनंद सरताज बोलते बोलते बीच सेंटर में रखे सोफे पर बैठ गया और अपनी एक नज़र से सभी की ओर देखा। उसकी नज़रें जाकर नीलमा जी और निर्मला देवी पर ठहर गई थी और वह बहुत ही गंभीर हो गया। वह दोनों भी उसे ही एकटक देखे ही जा रहे थे। उनके भी हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे कि वह बर्फ की भांति जम गई हो। राजवीर पूछा, आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सफ़र की थकान से फ्रेश हो जाइए, आपके लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर राजवीर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बहुत जल्द हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, सगाई में मुलाकात होगी। चलता हूँ। वंदना बेटा, मेरे साथ तुम भी चलो, कोई खास मेहमान आपका इंतज़ार कर रहा है। अब सगाई में इनसे मुलाकात होगी। आनंद सरताज कहते कहते निकल जाता है और वंदना भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाते ही राजवीर नीलमा जी से पूछा, वरी माँ, आप तो आनंद सरताज को पहचानती है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है, उसने आपको देखकर ना कोई गेस्चर किया
ना किसी तरह का चेहरे पर कोई भाव था। उसे देख ऐसा लगा जैसे कि वह कोई अजनबी हो। बहुत हैरानी की बात है न बड़ी माँ, क्या वो सच में आनंद सरताज है? उससे मिलकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे कि मैं उन्हें जानता हूँ। राजवीर के सवालों से नीलिमा जी के मुख पर चिंता उभर आई थी। ऐसा नहीं था कि वह उसके सवालों का जवाब नहीं जानती हो, लेकिन राजवीर से अभी कुछ भी कहना वह सही नहीं समझ रही थी, इसलिए उसके सवाल सुन चुप हो गई थी। नीलिमा जी की खामोशी भी कहीं ना कहीं राजवीर के मन में कई तरह की शंका पैदा कर रही थी, लेकिन उसे भी अभी चुप रहना ही सही लगा। वह अपने मन में सोचता है, क्या छुपा रही हैं आप बड़ी माँ? क्यों आप मुझसे कुछ भी कहने से डरती हैं? ऐसा क्या रहस्य है जो आपके मुख पर चिंता और परेशानी ला देती है? कौन सी मजबूरियां है जो आपको बांध रही है? समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूं जिससे आपके मन के रहस्य को जान सकूं। वहीं कमरे में नीलिमा जी और निर्मला देवी परेशान होकर इधर से उधर कर रही थी। तभी निर्मला देवी पूछती है, अब क्या होगा जेठानी जी? हम जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ और भी उलझ गया है हमारे लिए। आखिर कब तक राजवीर के सवालों से बचते रहेंगे? आनंद सरताज, तो नीलिमा जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, बस कीजिए निर्मला, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। राजवीर हमारे वंश का आखिरी चिराग है, यही सच है, और इस सच के लिए मुझे किसी का भी सामना करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, चाहे वो आनंद सरताज ही क्यों ना हो। यह तो हमारी किस्मत ही ऐसी है जो हर बार हमारी खुशियों के साथ खेल जाती है, और इस बार किस्मत ने हमारे पुराने जख्म को हरा कर दिया है। फिलहाल हमें यह सगाई रोकनी होगी निर्मला। और कैसे रोकेंगे जेठानी जी? क्या कहेंगे राजवीर से? अब कुछ भी नहीं हो सकता है जेठानी जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, अभी फिलहाल यही सही है। निर्मला देवी भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोली। नीलिमा जी बोली, मुझे आनंद सरताज से अकेले में मिलना होगा। आप नहीं जाएंगी जेठानी जी? मैं जाऊंगी। यदि आप गई तो सही नहीं होगा, मेरा जाना ही सही है। मुझ पर भरोसा रखिए, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, अपने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर। उधर राजवीर वैदेही को अपने कमरे में ना पाकर चारों ओर उसे ढूंढता है, लेकिन वैदेही उसे दिखाई नहीं देती है। वो मैरी को आवाज देता है, वैदेही कहाँ है? कहा था ना उसके साथ ही रहना। राजवीर गुस्से से पूछा, बॉस वह कमरे में ही थी, मुझे जाने के लिए कहा इसलिए मैं चली गई थी। मैं उन्हें ढूंढती हूँ, मैरी ने अपनी सफाई में कहा। तो राजवीर बोला, रहने दो, हो सकता है वो टेरेस पर होगी, तुम जाओ अपना काम करो और आइंदा से उसका ख्याल रखना, मैं उसे देख लेता हूँ। वो वैदेही को देखने टेरेस पर चला गया। उसे रोने की सिसकियाँ सुनाई दी। वह देखा तो वैदेही एक कोने में बैठी अपना मुंह अपने पैरों के बीच छुपा रो रही थी। उसे ऐसे रोते हुए देख राजवीर को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। वह चाहता था कि वह उसे अपने सीने से लगा ले और उसका सारा दर्द और तकलीफ ले ले, लेकिन वह जानता था कि ऐसा वह कर नहीं सकता है। वह उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, और वो भी इतना मजबूर है कि अपना प्यार भी उसे नहीं दिखा सकता है। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, खुद को स्ट्रांग किया और उसके सामने आकर बोला, अच्छा तो तुम यहाँ हो और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, और यह क्या रोना धोना लगा रखी हो? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है वैदेही। अपने सामने राजवीर को देख अब उसका दर्द गुस्से में तब्दील हो गया। वह बोली, क्यों? अब तुमसे पूछकर रोएंगे या कोई पनिशमेंट दोगे रोने का? कर भी क्या सकते हो मिस्टर राजवीर सिंघानिया, दूसरे की कमजोरी का, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के सिवा? दोनों एक दूसरे को देखते रहें, खामोश नजरों में जहां एक और प्यार था तो दूसरी और गुस्सा और नफरत भी। हाँ, सच कहा तुमने, यह घर मेरा है, यहाँ कौन क्या करेगा यह राजवीर सिंघानिया डिसाइड करता है, यहाँ तक कि उनका रोना और हंसना भी। राजवीर ने कहा, रही बात पनिशमेंट की, वो मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को। राजवीर ने जैसे ही कहा वैदेही दर्द से छटपटा गई। नहीं नहीं,
कुछ मत करना मेरे भाई के साथ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। अपने आंसू पोंछते हुए वैदेही ने कहा, लो अब से रोना भी बंद, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे मेरे भाई से मिला दो। वेरी गुड वैदेही, बात बहुत जल्दी समझ जाती हो तुम, लेकिन अभी नहीं। सही समय आने पर मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें जरूर मिलवा दूंगा। यह राजवीर सिंघानिया का तुमसे वादा है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। राजवीर ने कहा। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चलो थामो मेरा हाथ और वादा करो। वैदेही अपने मन में सोचती है, यह करना होगा तुम्हें वैदेही, अपने भाई के लिए। चाहे मुझे कितनी बार भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाना क्यों न पड़े, मैं करूँगी। वह उसका हाथ थामती है। राजवीर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। दोनों की नज़रें एक बार फिर टकरा गई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। वह उसकी बड़ी गहरी आंखों में देखता है और कहा, अब मुस्कुराओ, इस चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है। वैदेही भी नकली स्माइल दे देती है। दूसरी ओर वंदना अपने मॉम और भाई से होटल में मिलती है। उसकी मॉम जूली पूछती है, तुम बिना बताए इंडिया आ गई? एक बार भी हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझी? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड को इंडिया आना पड़ा। मालूम है ना, उनका इंडिया आना जोखिम भरा था। एक बार भी उनके बारे में नहीं सोची। हाउ सेल्फिश यू आर वंदना। जानती थी मॉम, लेकिन कब तक वो इंडिया आने से बचते रहेंगे? मुझे मालूम है कि मैंने जो किया है सही किया है, और सही समय आने पर आपको पता चल ही जाएगा। जूली बोली, मुझे बस इतना मालूम है बेटा कि आज हम सब जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से ही। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जो उनके जान का खतरा बन जाए। वहीं दूसरी ओर आनंद सरताज अपने सीक्रेट रूम में, उसके खास और राइट हैंड आदमी स्माइली उनके सामने था और वह बोला, बॉस, आपने जिन जिन लोगों की लिस्ट बनाने के लिए और उनके बारे में मालूम करने को बोला था वो ऑलरेडी रेडी है। मिस्टर शाह राजवीर सिंघानिया का एक समय में बिजनेस पार्टनर था और वह बहुत खास था, लेकिन आज से लगभग 2-2.5 साल पहले उनके बीच में मतभेद हो गया था। किसी पर्सनल इशू के बाद मिस्टर शाह मीडिया के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करने वाले थे जो राजवीर सिंघानिया का रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देता, लेकिन उसी दिन उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन पुलिस ने चोरी और लूटपाट के इरादे से किया गया मर्डर का नाम दे दिया और इसके पीछे पक्का ही राजवीर सिंघानिया का ही हाथ है। वह अपने पावर के दम पर कुछ भी कर सकता है। आनंद सरताज पूछा, और संजय कहाँ है? उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। स्माइली बोला, बॉस, हमारे आदमी बेंगलुरु गए हुए हैं। जैसे ही कुछ खबर आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन बॉस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आनंद सरताज बोला, पूछो, क्या पूछना है? स्माइली बोला, बॉस, हैरानी की बात है, चाहे सिचुएशन जैसा भी था, लेकिन कभी आप किसी के सामने आनंद सरताज बनकर नहीं आए। फिर अपनी बेटी की सगाई में अचानक से आना, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आनंद सरताज के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल गई थी और वह बोला, तुम्हें क्या लगता है स्माइली, मैं यहाँ अपनी बेटी की सगाई के लिए आया हूँ? नहीं, सगाई तो बहाना था। इंडिया तो मुझे आना ही था, राजवीर सिंघानिया का सामना करना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसकी वजह से यह सारा खेल शुरू हुआ है। उस लड़की को ढूंढो, वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने संजय से कहा था कि जैसे भी हो उस लड़की को ढूंढे और दुबई उसे ले आए, लेकिन मालूम नहीं कमबख्त वह कहाँ है। मुझे वह लड़की किसी भी हाल में चाहिए, उसे ढूंढो, वो बहुत ज़रूरी है। एक और बात स्माइली, आनंद सरताज बोला, मुझसे मिलने कोई आने वाला है सिंघानिया हाउस से। जब कोई आए तो उन्हें इज्जत के साथ यहाँ लेकर आना। अब जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। वैदेही अपने कमरे में सोचती है, इन 2-3 महीनों में मेरी लाइफ कैसे बदल गई। प्यार हुआ, नफरत हुई, शादी हुई, और अब मैं विधवा। नहीं, यह शब्द कितना ही असहनीय है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वह राजवीर सिंघानिया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे?
यह घर नहीं है, एक जेल है जहाँ आना तो आसान है लेकिन यहाँ से जाना नहीं। कुछ सोच वैदेही। तभी उसके दिमाग में एसीपी चौहान का ख्याल आता है। एसीपी चौहान, हाँ, वह मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, लेकिन मेरी मोबाइल, वह तो मेरे पास नहीं है। कैसे ढूंढूं? पक्का राजवीर के पास ही होगा। किसी तरह मुझे उससे वापस लेना ही होगा। अभी समय है, वह अपने कमरे में सोया होगा। जाती हूँ, चुपके से मोबाइल लेकर वापस आ जाऊंगी। राजवीर भी अपने कमरे में वैदेही का मोबाइल से उसके सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करता है, सिर्फ अपना नंबर छोड़कर। तभी वैदेही उसके कमरे में आती है और उसके हाथ में अपना मोबाइल देख हैरान रह जाती है। क्या कर रहे हो तुम मेरे मोबाइल के साथ? वैदेही के सवाल से राजवीर उसकी ओर देखता है और पूछता है, अभी तक सोई नहीं तुम? मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। बाय द वे, मुझे तुम्हारे रूम में आने का कोई शौक नहीं है। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए था जो तुम्हारे हाथ में है। वैदेही दांत पीसते हुए बोली, बिल्कुल ले जाओ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। राजवीर मोबाइल देते हुए कहा तो वैदेही उसे सवालिया नज़र से देखने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि राजवीर उसका मोबाइल इतना आसानी से नहीं दे सकता है। वह जल्दी से अपना मोबाइल लेकर चेक करती है। कॉन्टैक्ट में राजवीर के सिवा सारे नंबर डिलीट थे, वो भी परमानेंटली। यह देखकर वो गुस्से से पूछती है, कैसे कर सकते हो तुम? तुमने मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? वैदेही गुस्से से उसके कॉलर पकड़ लेती है। राजवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही रहूँगा और कोई नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना है वैदेही, तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत है तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी मोबाइल में? अच्छे से यह बात समझ जाओ, मेरी बात मानने के सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। राजवीर की बातें वैदेही के दिल पर कांटों की तरह चुभ गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी और वह रुआसी आवाज में पूछी, तुम समझते क्या हो खुद को मिस्टर राजवीर सिंघानिया? अपना मुझे मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो? मेरी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हो? तुम्हारी सगाई होने वाली है ना उस वंदना के साथ? क्या कहोगे कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, या मैं ही उसे सारा सच बता दूँ? आई थिंक तुम्हारा सच जानने के बाद वो अपनी सगाई तुमसे खुद पर खुद तोड़ देगी। राजवीर भी गुस्से का घुट पीते हुए बोला, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वंदना से या किसी से भी कुछ भी कहने से पहले अपने भाई के बारे में एक बार जरूर सोच लेना। अब जाओ अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। वैदेही का दिल बुरी तरह से टूट गया था राजवीर की बातों से। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही राजवीर गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारता है और कहता है, आई एम सॉरी वैदेही, तुम नहीं समझोगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी सलामती ही मेरा मकसद है और इसके लिए मुझे तुम्हारी नफरत भी मंजूर है। वहीं अगले दिन निर्मला देवी आनंद सरताज से मिलने का प्लान बनाती है और वह इशारे में नीलिमा जी को बताती है। उनके बीच में हुए इशारों पर सपना की नज़र चली जाती है और खुद से कहती है, बड़ी माँ और निर्मला आंटी इशारों में बात कर रही हैं, क्या इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है? फिर राजवीर के सामने नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करती हैं? ऐसे निर्मला आंटी के इशारों से यह तो मालूम चल गया है कि वह कहीं जाने की बात करी है, लेकिन कहाँ? मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, मालूम तो करूं, दो दुश्मनों में दोस्ती कैसे हो गई। निर्मला देवी जैसे ही निकलती है, सपना उन्हें चेस करने लगती है। निर्मला देवी की कार शहर से बाहर बना एक बहुत ही बड़े बंगलों में एंटर करती है, लेकिन सपना अपनी कार को बाहर खड़ी करती है और सोचती है, यह बंगला किसका है और आंटी यहाँ क्यों आई है? क्या वो किसी से मिलने आई है? यदि हाँ तो किससे? बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, मैं अंदर भी नहीं जा सकती हूँ। वो अपना मोबाइल निकाल बाहर से ही कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है। मुझे अब यहीं रुककर आंटी के बाहर आने का वेट करना चाहिए। निर्मला देवी को इज्जत के साथ आनंद सरताज के सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है। दोनों आमने सामने थे।
कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। दरवाजा भी बंद था। आनंद सरताज बोला, बैठ जाओ निर्मला। जानता था कि मुझसे मिलने जरूर कोई आएगा, लेकिन तुम आओगे यह उम्मीद नहीं थी। कैसी हो तुम? वह बोली, जानती हूँ कि आपको किसकी उम्मीद थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए था। वो फिर पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन है आप, जिससे मैं मिलने आई हूँ? यह सवाल सुन आनंद सरताज को हैरान कर देता है। सब अपने रास्ते अपने कोई खास मकसद के साथ चल दिए थे। अगले पल क्या होगा, कौन से चेहरे से पर्दा उठेगा, सभी अनजान थे। कौन था आनंद सरताज? क्या था मकसद निर्मला देवी का उनसे मिलने का? क्या वैदेही राजवीर के चंगुल से बच निकलेगी? क्या था राजवीर का वैदेही को अपने पास रखने की मजबूरी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।